हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 से साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना है, ठीक है ना? तो शुरू किया था एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना की बात हो रही थी। परमाणु क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर यानी पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि संरचनात्मक इकाइयां जिनको आप कह रहे हैं, जिसको स्मॉलेस्ट यूनिट कहा था आपने, सूक्ष्मतम इकाई कहा था। और इसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जिन एक्सपेरिमेंट में उसको पहले जो इंडिविजिबल बोला था वो इंडिविजिबल नहीं था आपका, ठीक है ना, उसको डिविजिबल कहा जा सकता है। यानी उसमें और सब एटॉमिक पार्टिकल देखे गए, जैसे कि कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन खोजा गया। उसके बाद आपका एनोड एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें प्रोटॉन की बात होती है। इसी तरह से आपका बाद में न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स यहाँ पर आते हैं, परमाणु के मॉडल आते हैं, जहां पर कि बताया गया कि अगर वो परमाणु है, परमाणु के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके कहाँ पर स्थित है, उनकी लोकेशन का पता यहाँ पर लगाया गया। तो सबसे पहले हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बात की, जिन्होंने परमाणु को एक तरबूज की भांति माना और उसका लाल भाग यानी कि उसमें धनावेश और उसमें काले बीज यानी कि उसमें बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ था। फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में था कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, सोने की पन्नी ली, और उस सोने की पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की, जिससे उन्होंने कुछ प्रेक्षण देखने को उन्हें मिले। और जिसके बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये था कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है और उसमें एक केंद्र है जहां पर कि परमाणु का पूरा धनावेश स्थित होता है, यानी कि प्रोटॉन स्थित होता है, और उस केंद्र को नाभिक नाम दिया था उन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे आपने कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे, उसकी लिमिटेशंस आई थी। देन बोहर का परमाणु मॉडल आता है, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को पूरा करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने एनर्जी शेल्स के बारे में बताया। ऊर्जा के लेवल्स होते हैं जो एनर्जी के, आप बोल सकते हो लेवल, या फिर एनर्जी शेल्स भी उनको नाम दिया गया। ऊर्जा के कोश कहा गया उनको। ऊर्जा कोशों के बारे में यहाँ पर बताया कि नाभिक के जो पास में होगी वो निम्न ऊर्जा की कोश होगी। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे उनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसकी बात करते हैं? परमाणु मॉडल की बात करते हैं, बोहर के। उसके अलावा उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन शेल एक शेल से दूसरी शेल में जाता है, डिपेंड करता है उनकी एनर्जीज पर। अगर हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा। और इफ वो आपका लोअर एनर्जी से हाइयर एनर्जी में जा रहा है, इन दैट केस वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ओके। उसके बाद एनर्जी शेल्स के लिए एक और वर्ड यूज किया गया, दैट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट है आपका एनर्जी शेल, ऊर्जा का कोश, जो कि किसके? आपके यहाँ पर नाभिक के चारों ओर स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो 2n² के फॉर्मूले से हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग शेल्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, ठीक है। जहां पर n आपको क्या बताता है? वो एनर्जी लेवल बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ने जाना है। देन हमने वैलेंसी की बात की थी, यानी कि संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात की थी। तो बाह्यतम कोशों में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और संयोजकता किसी भी परमाणु की आपकी क्या है? जो कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसे आप कहते हैं, यानी संयोजन क्षमता, किसी दूसरे परमाणु से जुड़ करके अणु बनाने की जो क्षमता है, उसी को उसकी संयोजकता कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आपने संयोजकता के बारे में पढ़ी। देन एटॉमिक नंबर पर हम लोगों ने बात की थी, मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, ओके। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पर प्रेजेंट है, वही उस परमाणु का क्या होगा? परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होगा, ओके। अदर देन एटॉमिक नंबर, हमने मास नंबर पर बात की थी। मास नंबर क्या होता है? क्योंकि मास की हम जब बात कर रहे हैं, किसी भी एटम का मास क्या है? जो भी उसके न्यूक्लियस का मास है, ठीक है ना। और न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का टोटल जब आप करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? मास नंबर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो सिंबल लिखा जाता है, सिंबल के आगे नीचे इस तरह से उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ऊपर की साइड को क्या लिखा जाता है? आपका द्रव्यमान संख्या या मास नंबर लिखा जाता है, ओके।
आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पर हमने बात की थी। आइसोटोप्स होते हैं आपके अगर एलिमेंट के आपके जिनका सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन ऐसे एटम्स जिनका आपका एटॉमिक मास या मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। इसी के ठीक विपरीत हम बात करते हैं किसकी, आइसोबार्स की, जहां पर कि क्या होता है, परमाणु का क्रमांक आपका क्या है, अलग अलग है, लेकिन परमाणु का जो भार है या फिर द्रव्यमान संख्या जिसे आप कह रहे हैं वो समान होती है। ओके, तो इस तरह से हमने जैसे हाइड्रोजन के एटम की बात की कि हम आपका हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके अलग अलग 3 एटम्स हैं और तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स हैं, जहां पर उन तीनों का परमाणु क्रमांक एक ही है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान कैसा है या द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है ना। तो 1H1 1H2 1H3 आप इसको पढ़ते हैं। ओके, इसको बना लेंगे जल्दी से। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर फॉर आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ठीक है ना। मास नंबर की गणना करेंगे किसी भी आइसोटोपिक एलिमेंट के लिए। व्हेन एन एलिमेंट हैज एन आइसोटोप द मास नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंट प्रोपोर्शन इट एग्जिस्ट इन। ओके, व्हेन एन एलिमेंट हैज एन आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब ही क्या था आपका, जो परमाणु का क्रमांक है वो समान है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। तो उसके लिए आप द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, तो कोई भी जो आइसोटोप की बात हम कर रहे हैं वो उसके डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब एग्जिस्ट कर रहा है मास नंबर के, तो उससे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल टेक 98% कार्बन 12U एंड 2% कार्बन 13। इसका मतलब क्या है, दिस डज नॉट मीन दैट एनी कार्बन एटम्स एग्जिस्ट विद द मास नंबर ऑफ 12.02U। ओके, क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन दैट एनी कार्बन, कोई भी कार्बन आपका एटम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है विद द मास नंबर ऑफ 12। ओके, इफ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड द एवरेज मास इज 12.02U। ओके, यानी कि वो दोनों ही आइसोटोपिक फॉर्म में आपका एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे आप लोग मास नंबर की, जैसे यहाँ पर किया गया है आपका। ये 12 है, कौन सा वाला, जो आपको एक बताया कि एक कार्बन का एटम जो 98% है, जिसका मास नंबर कितना है, 12 है। तो 98% का 12 कितना हुआ, ठीक है ना। 12 का 98% कितना हुआ, ये आपने निकाल लिया। प्लस आपने क्या किया, यहाँ पर 13U वाला जो कार्बन है उसका 2% कितना होगा, तो वो आपने यहाँ पर निकाला, दोनों को आपने ऐड किया, तो इस तरह से आपका 12.02U आ गया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। इफ एन एटम contains one electron and one proton, ठीक है ना। Will it carry any charge or not, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है यदि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन है, क्या इस पर यानी कि परमाणु पर कोई आवेश होगा, बताओ। मैथ्स में भी करते हैं ना हम लोग क्वेश्चन, जब टोटल करते हैं किसी चीज का और एक पॉजिटिव में वैल्यू है एक आपका नेगेटिव में है, तो दोनों का आपका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है, जब नेगेटिव चार्ज भी आपका यानी इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और पॉजिटिव चार्ज भी कितना है, एक है, दोनों बराबर हैं, और क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उस पर कोई भी आवेश नहीं आएगा, ठीक है ना। वो एटम इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लिखेंगे यहाँ पर, सिंस P प्लस का मतलब क्या है, प्रोटॉन,
is a positively charged particle and electron is a negatively charged पार्टिकल। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, एक आपका निगेटिवली चार्ज हो गया, दूसरा हो गया आपका आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा एटम में आपका, 0 हो जाएगा। ओके, दी नेट, नेट का मतलब क्या है, टोटल। ठीक है, नेट चार्ज बिकम न्यूट्रल। So it does not contain any charge. Okay. चूंकि प्रोटॉन धनावेशित कण है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, अतः परमाणु पर कुल आवेश शून्य होगा, अर्थात यह उदासीन होगा। क्लियर? चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स an atom, explain how the atom as a whole is neutral, or how the atom is neutral as a whole। ठीक है ना, ये आपको एक्सप्लेन करना। अब क्योंकि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें आपने पूरा बताया है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है आपका, वो कैसा होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। ठीक है, अदर देन दिस उन्होंने क्या बोला कि आपका जो एटम है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, वो आपका क्या है, एक धनावेशित गोला है और जिसमें कि ऋणावेश बिखरा हुआ है। ओके, तो वही आपने लिखना है यहाँ पर। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न पूछ रहा है आपका कि थॉमसन या टॉमसन भी आप इसे कहीं कहीं पढ़ते हैं, के परमाणु मॉडल के आधार पर समझाइए कि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या था? एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। in which negatively charged electrons are embedded, okay, or implanted. First point. सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि दोनों ही आपका मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन magnitude, hence atom as a whole is neutral or electrically neutral. क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे। उत्तर लिखिए इसका हिंदी में। थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका? परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, चूंकि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन संख्या या मात्रा में समान है, इसलिए परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन है, ठीक है। नोट करेंगे जल्दी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड, ठीक है ना। लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स atomic model which subatomic particle is present in the nucleus, ओके। क्या है प्रश्न? प्रश्न है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर
नाभिक में यानी परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणुक कण उपस्थित है। ओके, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को याद रखेंगे नाभिक से, और नाभिक में उन्होंने बताया कि धनावेश। ओके, आप लिख सकते हैं एज पर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल the positively charged protons are the ones that which are present or that are present in the nucleus. Okay, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ sketch of Bohr's model of an atom with 3 shells. Okay, तीन कोशों वाले परमाणु के लिए बोर मॉडल का स्केच बनाएं। ठीक है ना, तो बोहर ने कुछ नहीं बोला, नाभिक बनानी है, उसके बाहर आपने 3 सर्कल बना देने। ठीक है ना, सर्कल में ही बताएंगे, अभी तो स्फेयर की बात नहीं हुई यहाँ पर, हम लोग अभी सर्कल के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो 2D में रिप्रेजेंटेशन सर्कल के ही थ्रू होगा आपका। तो ये आपका नाभिक हो गया। ठीक है, नाभिक के बाहर पहली कोश, के बाहर दूसरी कोश, और ये आपकी तीसरी कोश। ठीक है ना, ये आ गई n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, K L M। क्लियर है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यही होगा, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ना। K की ऊर्जा सबसे कम है, उसके बाद L की है, देन M की है। यहाँ पर आप लिख देंगे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ
ऑर्बिट्स और सेल, ठीक है ना। कोशों की बढ़ती हुई ऊर्जा, ठीक है। अगर देखिए ट्रांजिशन यहां से यहां हुआ, इधर से इधर ट्रांजिशन हुआ, तब क्या होगा यहाँ पर आपका एब्जॉर्ब होगी ऊर्जा, एब्जॉर्ब, ठीक है ना, अवशोषित होगी एनर्जी, एच न्यू के फॉर्म में आप दिखाते हैं। अगर यहां से यहां हाइयर एनर्जी टू लो एनर्जी हुआ, तब क्या होगा, इमिट होगी एनर्जी, ठीक है ना, समझ रहे हो। यानी के आपकी लोअर एनर्जी है और उससे हाइयर एनर्जी के टू एल इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका, तो एब्जॉर्प्शन होगा, एल टू के जा रहा है, यानी हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जा रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, इमिशन होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। चलिए चलिए, तो आज के सेशन में हमने क्या किया, आज के सेशन में हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उसके हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देखे। इनको आपने घर में जाके प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रिवाइज करना है, और आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।